जय भीम साथियों। वैसे तो आपने ये कहावत जरूर सुनी ही होगी, घर का भेदी ही लंका ढाए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस असली कहानी की जहां यह कहावत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर सच साबित हुई। आखिर कौन था वो भेदी, कौन था वो इंसान जिसने बाबा साहब को ही उनके अपने मैदान में हरवा दिया? अगर आप इस सच को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना यहीं छोड़ दीजिए। और हां, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव क्यों हारे। साल था 1952। भारत को आजाद हुए अभी 5 ही साल हुए थे। हवा में एक नया जोश था, एक नया सपना था। गांव का गरीब किसान, शहर का मजदूर, झोपड़ी में रहने वाला इंसान और घर की चौखट में कैद औरत, सभी पहली बार वोट की कतार में खड़े थे। हाथ में वोटर स्लिप थी और आंखों में उम्मीद। यह दृश्य केवल चुनाव का नहीं था, यह दृश्य था गुलामी से इंसानियत तक की यात्रा का। पहली बार गरीब और अमीर एक लाइन में खड़े थे। पहली बार ऊंच नीच और जात पात की दीवारें पिघल रही थीं, क्योंकि वोट की कतार में सब बराबर थे। यह था भारत का पहला आम चुनाव, लोकतंत्र की पहली और सबसे कठिन परीक्षा। लेकिन इस परीक्षा का असली मजा तो ये था कि कल तक अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग आज जनता के सेवक बनकर वोट मांग रहे थे। जो कल तक अंग्रेजों की मेज से बचे टुकड़े उठाते थे, वही अब आजाद भारत में लोकतंत्र के ठेकेदार बन गए थे। जनता भूख से जूझ रही थी, गरीबी से जूझ रही थी, जातिवाद से जूझ रही थी, लेकिन उसे सपने दिखाए जा रहे थे। कांग्रेस है तो कल्याण है। क्या गजब का नारा था, सत्ता का भी और छल का भी। लेकिन दोस्तों, इस लोकतंत्र की असली परीक्षा किसी और की नहीं, बल्कि उसी इंसान की थी जिसने हमें यह लोकतंत्र दिया था। भारत का महानायक, संविधान निर्माता, दलितों और वंचितों की आवाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विडंबना देखिए, लोकतंत्र का जनक, संविधान का निर्माता पहली बार लोकतंत्र की चौखट पर खड़ा था। अब सवाल यह था, क्या जनता अपने मसीहा को संसद तक पहुंचा पाएगी, या सत्ता का छल, धर्म और जाति की राजनीति उन्हें संसद से बाहर ही रोक देगी? बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। संसद में खड़े होकर उन्होंने समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को बराबरी दिलाने का सपना दिखाया। यह सपना था हिंदू कोर्ट बिल। अगर यह बिल पास हो जाता तो भारतीय महिलाओं को संपत्ति, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार मिल जाता। लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे ठेकेदारों को यह मंजूर कहां था। जो नेता आजादी के नाम पर बराबरी का गीत गाते थे, वही संसद में औरतों को इंसान मानने से डर गए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, ब्राह्मणवादी सोच के रक्षक सब एकजुट हो गए, और जब यह बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने ऐलान किया, मैं ऐसी सरकार में नहीं रह सकता जो औरतों को न्याय देने से डरती है। यह इस्तीफा केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सत्ता के गाल पर पड़ा वह तमाचा था जिसकी गूंज संसद की दीवारों से निकलकर आज तक सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, यही इस्तीफा आगे चलकर उनके खिलाफ हथियार बना। कांग्रेस ने ठान लिया कि डॉक्टर अंबेडकर को संसद में वापस नहीं आने देना है। उस दौर की चर्चाओं में कहा जाता है कि पंडित नेहरू चिंतित थे, अगर डॉक्टर अंबेडकर संसद में रहेंगे तो हमारी राह मुश्किल हो जाएगी। और तब सरदार पटेल ने भरोसा दिया, नेहरू तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर अंबेडकर को संसद में आने नहीं दूंगा। सोचिए दोस्तों, वही पटेल जिन्हें आज लौह पुरुष कहकर याद किया जाता है। असल में बाबा साहब को संसद से बाहर रखने की सबसे बड़ी योजना उन्हीं के दिमाग में पनपी थी, और योजना यहीं खत्म नहीं हुई। चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ने ऐसी चाल चली जिसने बाबा साहब के लिए जमीन और भी कठिन बना दी। इतनी बड़ी चाल कि आज भी इतिहास उसके जिक्र पर चुप्पी साध लेता है। अब मैदान तैयार था। एक तरफ थे बाबा साहब, संविधान के निर्माता, दलितों और वंचितों की आवाज, और दूसरी तरफ थी सत्ता की ताकत और एक ऐसा चेहरा जो बाबा साहब के सबसे करीबी लोगों में से एक हुआ करता था। चुनावी माहौल गर्मा चुका था। गली गली में पोस्टर लग रहे थे, सभाएं हो रही थीं, नारों की गूंज चारों ओर थी। मजदूर, किसान, दलित सब बाबा साहब के पीछे खड़े थे। उनके भाषणों में वही गूंज थी, वही ज्वाला थी जिसने पहले भी जनता के दिलों में आग जलाई थी। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता भी पूरी ताकत से मैदान में उतरी थी। कांग्रेस के पास पैसा था, प्रचार मशीनरी थी,
और सबसे बड़ी बात, उनके पास वह गुप्त हथियार था जिसके बारे में आम जनता को कुछ पता ही नहीं था। सोचिए दोस्तों, बाबा साहब को हराने के लिए केवल विरोधियों का होना ही काफी नहीं था। इसके लिए जरूरी था बाबा साहब के ही घर से, उनके ही आंगन से कोई ऐसा चेहरा उठे जिस पर जनता भरोसा कर सके। ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोग सोचें, अगर यह बाबा साहब का सपना है तो इसमें और उनमें फर्क ही क्या है। यही चाल चली गई। चुनाव के मैदान में अचानक एक ऐसा शख्स उतर आया जो कभी बाबा साहब के बेहद करीबी हुआ करता था, कभी उनके साथ बैठकर योजनाएं बनाता था, कभी उनके आदेशों को पूरे विश्वास से मानता था। जनता उसे बाबा साहब का साथी मानती थी। लेकिन अब वही चेहरा बाबा साहब के सामने खड़ा था, विरोधी बनकर, प्रतिद्वंदी बनकर। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ असली खेल। जनता कंफ्यूज होने लगी। एक तरफ थे बाबा साहब, संविधान के निर्माता, दलितों की आवाज, और दूसरी तरफ वही शख्स जिसके साथ बाबा साहब की तस्वीरें तक जनता ने देखी थीं। लोग सोच में पड़ गए, अगर यह बाबा साहब का नजदीकी ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया है तो शायद इसमें भी सच्चाई होगी। यही वो भ्रम था, यही वह चाल थी जिसने बाबा साहब की जड़ों में जहर की तरह काम किया। चुनाव का मैदान सजा हुआ था। बाबा साहब ने बॉम्बे नॉर्थ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यह वही इलाका था जहां दलित, मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते थे। सबको यकीन था कि यह सीट तो बाबा साहब की झोली में जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति बनाई। वे जानते थे कि बाबा साहब को हराना आसान नहीं है। अगर वे सामने कोई बड़ा नेता उतारते तो जनता तुरंत पहचान जाती कि यह सीधी साजिश है। इसीलिए उन्होंने एक चालाकी भरा कदम उठाया। उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ किसी बाहरी को नहीं, बल्कि उनके ही घर का आदमी उतार दिया। ये थे नारायण काजरोलकर। वही नारायण जो कभी बाबा साहब के बेहद करीबी थे। वही नारायण जिन्होंने सालों तक बाबा साहब के निजी सचिव के रूप में काम किया। वही नारायण जिन्हें जनता ने हमेशा बाबा साहब के साथ बैठते खड़े होते योजनाएं बनाते देखा था। जब जनता ने सुना कि काजरोलकर अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरा इलाका सन्न रह गया। लोग हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? जो आदमी इतने साल बाबा साहब के साथ रहा, वही अब उनके खिलाफ खड़ा है। यहीं से जनता के मन में शक पैदा होने लगा। गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में बातें फैलने लगी। अगर बाबा साहब सही हैं तो उनका अपना आदमी उनके खिलाफ क्यों खड़ा हुआ? जो रोज उनके साथ रहता था वही जब अलग हो गया है तो जरूर बाबा साहब में कोई कमी होगी। कांग्रेस ने इस शक को और हवा दी। उनके कार्यकर्ता लोगों से कहते, नारायण जी तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बहुत करीबी थे, वे उन्हें सबसे अच्छा जानते हैं। अगर उन्होंने कांग्रेस को चुना है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ही देश और समाज के लिए सही है। जनता कंफ्यूज हो गई। जो वोट बाबा साहब को एक तरफा मिल सकते थे वह दो हिस्सों में बंट गए। दलित समाज का बड़ा हिस्सा बाबा साहब के साथ रहा, लेकिन दूसरा हिस्सा नारायण के साथ चला गया। मजदूरों में भी यही हुआ। कोई बाबा साहब के पक्ष में रहा, कोई नारायण के। यानी कांग्रेस की चाल सफल हो गई। बाबा साहब और उनके ही पुराने साथी के बीच सीधा मुकाबला बन गया और जनता समझ ही नहीं पाई कि असली नेता कौन है और असली धोखा किसने किया है। मतदान के बाद जब मतगणना हुई तो नतीजा सबको झकझोर देने वाला था। बाबा साहब पीछे रह गए और कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण काजरोलकर आगे निकल गए। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने दलितों और वंचितों को इंसान होने का अधिकार दिलाया, जिस इंसान ने इस देश को संविधान दिया, वही इंसान अपने ही पुराने साथी की वजह से संसद तक नहीं पहुंच पाया। यह केवल चुनावी हार नहीं थी, यह लोकतंत्र की पहली गद्दारी थी। बाबा साहब को हराने के लिए सत्ता ने बाहरी दुश्मन नहीं भेजा, बल्कि उनके ही घर से, उनके ही कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदमी को हथियार बना दिया। और इस तरह भारत के पहले आम चुनाव में बाबा साहब हार गए। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, बाबा साहब सिर्फ चुनाव हारे थे, उनके विचार कभी नहीं हारे। आज भी उनके विचार करोड़ों दिलों में जिंदा हैं और यही विचार हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। तो साथियों, यह थी कहानी उस चुनाव की जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष को अपने ही घर के भेदी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, बाबा साहब को आखिर किसने हराया और घर का भेदी लंका ढाए?
ये कहावत बाबा साहब के जीवन पर कितनी सही बैठती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।